हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका अपना शोहित भैया आज लेके आया हूँ क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। भाई बच्चों को नेशनलिज्म इन यूरोप से बहुत डर लगता है भैया, बहुत बेकार चैप्टर है, समझ नहीं आता। एक बार बिलीव हमारे ऊपर भी करके देखो, काश समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन यूरोप। जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि नेशनलिज्म इन इंडिया में, नेशनलिज्म क्या होता है, एक फीलिंग है जो कि अपने देश के प्रति लोग दिखाते हैं, उसको बोलते हैं हम नेशनलिज्म, यानी लव टू कंट्री। सिंपल सी बात है, लव टू कंट्री। तो यहाँ देखेंगे यूरोप के अंदर जो है ये कैसे नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल थे वो देखेंगे भी हम। थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं एक बार। और भाई रिक्वेस्ट है, एक कॉपी किताब उठा लो, ठीक है, और आराम से पढ़ना है बिल्कुल। देखो यहाँ पर आपको बुक में ना एक इमेज दिख रही होगी, वो ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये जो विमेन है ना, इनके हाथ में एक बुक है, ये बिल ऑफ राइट्स की है। सेकंड हाथ में एक टॉर्च है जो इनलाइटनमेंट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ना, ये भंडारे की लाइन में नहीं आए हैं, आओ चलो खाना खाते हैं, है ना, वो वाला नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं ना, ये चाहते हैं कि भाई अब हमें आज़ादी दो, फ्रीडम दो, उसकी बात करते हैं। और यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, इनके हाथ में अलग अलग फ्लैग देखने को हमें मिल रहे हैं। अब ये क्या है, ये है राजा से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो जमीन में पड़ी हुई हैं, यानी इसको बोलते हैं हम डिपोटिज्म। मतलब राजा से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो अब लोग उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उनकी इज्जत कहाँ पर है, नीचे है। अब वही दिखा रहा है इसमें। देखो अब पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है, 14 जुलाई 1789 के अंदर। आर्टिस्ट है इस समय, ये जो पिक्चर बनाई है ना, जो आर्टिस्ट है उनका नाम याद रखना, फ्रेडरिक सोरायू जो है, ठीक है, ये आर्टिस्ट है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से, फ्रेंच आर्टिस्ट हैं ये, ठीक है। अब इन्होंने विमेन फिगर भी यहाँ पर दिखा रखा है, ये वाला, जो कि इंडिकेट कर रहा है क्या, लिबर्टी को, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन है चेंजिंग पावर का, जहां पर राजा से पावर हटकर कहां पे आई है, लोगों के पास। मतलब अब यहाँ पर जो एब्सोल्यूटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे पावर हटके लिबरल के पास आना शुरू हो गई है। फ्रेडरिक सोरायू जो है, ये एक सोसाइटी, एक इमेजिनेशन करते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहां पर क्या हो, लोगों के पास बहुत ज्यादा राइट हो, ठीक है। तो ऐसी सोसाइटी जो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स ने देखा था, सोचा कि भाई एक ऐसी सोसाइटी हो जहां पर क्या हो, इक्वालिटी हो, कोई भेदभाव ना हो। तो उसे हम बोलते हैं यूटोपियन विजन। पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज अ डिस्टिंक्ट। देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए हैं, इनके हाथ में जो है अलग अलग फ्लैग आपको देखने को मिलेगा, विद द देयर ऑन फ्लैग एंड नेशनल कस्टम्स, रिवाज, परंपरा एंड चेंज टूवर्ड्स द लिबरल स्टेट्स वो लीडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट। देखो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी पहले यूएसए और स्विट्जरलैंड एक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फ्रीडम नहीं थी, तो यहाँ पर अब वो भी डिमांड करते हैं लिबरल स्टेट्स की, ठीक है। बहुत सी कंट्रीज जो हैं अब डिमांड करेंगी लिबरल स्टेट्स की। पता है इस वीडियो को बनाने के लिए ना 2 से 3 वीडियो खराब हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये लास्ट एफर्ट्स लग रहा है, क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाई थी उसमें वॉइस नहीं आ रही, चेक किया उस समय तो आ रही थी, अब नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन अब दोबारा ट्राई करते हैं, आप लोगों के लिए इतना सह लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनलिज्म एक फीलिंग है जो कि बिलोंग करता है लॉयल्टी एंड कॉजेज पीपल थिंक ऑफ दी देमसेल्फ एज अ नेशन, यानी अपने देश के प्रति जो लगाव है, बेसिकली वो कहलाता है आपका नेशनलिज्म। मान लो कोई पर्सन अगर यूएसए में रह रहा है, क्या उसका लगाव इंडिया में होगा वैसा जैसा कि यूएसए में होता है, उसका नहीं होगा। हम भी जो है इंडिया में अगर हम रह रहे हैं तो हमारा लगाव जो है यूएसए में उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या एक फीलिंग है जो कि हम कनेक्टेड हैं अपने कंट्री से। अब ये जो नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ बहुत ज्यादा, वो 19 और 20 सेंचुरी के बीच हुआ, ठीक है। वन नेशन फ्रॉम मैनी सेपरेट कंट्रीज। देखो इस समय क्या हुआ कि बहुत सी कंट्रीज में ना अदर कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी, जैसे कि ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर। आज क्या है, ये कंट्री अलग है, ऑस्ट्रियन कंट्री अलग है, हंगरी अलग है। तो वही बात कर रहा है कि वन नेशन फ्रॉम मैनी सेपरेट कंट्रीज लाइक इटली एंड जर्मनी ब्रेक वन अप, इनको तोड़ा गया मैनी कंट्रीज में
जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी एक आज अलग कंट्री है। टर्की जो है कभी ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी, ठीक है, आज वो खत्म हो गया, तो टर्की जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखो, तो हम यहाँ बात करते हैं यूरोपियन सोसाइटी की। फ्रांस के अंदर जो है, सॉरी यूरोप के अंदर जो है अलग अलग सोसाइटी हैं। एक है आपकी अपर सोसाइटी है, ठीक है, अब एक है आपकी लोअर। अपर सोसाइटी में आप देखोगे कि यहाँ पर जो अमीर लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो इस सोसाइटी के ऊपर रूल करते हैं। ये इनका अपना एक अलग इंटरेस्ट और लाइफ स्टाइल है। जितने भी अमीर लोग हैं ना, उनका भाई अपना एक रुतबा चलता है, ठीक है। और आप देखोगे ना, ये पॉपुलेशन में ज्यादा है, सॉरी कम है, लेकिन पावर ज्यादा है, ठीक है। और ये पॉपुलेशन में ज्यादा है, पावर कम है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे कि ये जो है, जो अपर क्लास के लोग हैं, वो अमीर लोग हैं, वो सोसाइटी के ऊपर जो है वो डोमिनेट करते हैं। उसके बाद जितने भी अमीर लोग हैं वो आपस में मिलजुल के जो है मैरिज, शादी जो है, वेडिंग जो है वो एक साथ करते हैं, ठीक है। और जो लोअर क्लास के लोग हैं वो क्या है, वो किसान हैं जिनके पास लैंड नहीं भी है। कुछ किसान ऐसे हैं जो लैंड लेस है। वही बात होगी भाई, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो क्या होगा, अमीर होगा। तो आपने गाना तो सुना होगा, ये पैसा हो तो बड़ी बड़ी बातें, है ना। तो पैसा है भाई के पास, इसलिए ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन में कम भी है ना, लेकिन रूल कर रहे हैं सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। गाने वाने सुनते रहा करो, माइंड फ्रेश होता है ना। देखो, तो यहाँ देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो कैसे आइडिया आए, क्या हुआ फ्रांस के अंदर, कैसे नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ। तो ये स्टार्ट होता है आपका 1789 में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, पहले फ्रांस जो है पूरी एक कंट्री थी जहां पर एक राजा जो है लुई 16 रूल किया करता था, पता होगा आपको, ठीक है। इस समय क्या हुआ, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए जो कि लोगों को मजबूर किया एक फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएट करने में। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ पता है आपको, क्योंकि इस समय लोगों के पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशली राइट्स सोसाइटी में नहीं थे। आपको याद होगा थर्ड स्टेट, बाकी दो तो पावर का एंजॉय कर रहे थे, लेकिन थर्ड स्टेट के पास कोई पावर नहीं थी। तो ये सारे लोग कहाँ इकट्ठा हुए, बेस्टाइल में, कुछ याद भी है भाई, हाँ बेस्टाइल में हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और यहाँ पर देखोगे जो पावर है ना, राजा से हटके पावर कहाँ आती है, वहां के लोगों के पास पावर चली जाती है, कहाँ पे, फ्रांस के अंदर, ठीक है। इस समय बहुत से प्रैक्टिस किया गया ताकि यहाँ पर लोगों को जो है एकजुट किया जा सके। जैसे वहां पर नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस किया गया, लिटरेचर कल्चर आया, जिससे क्या हुआ, फ्रांस के अंदर एक नेशनलिज्म जो है वो लाइक आ पाया, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था लोगों को कलेक्टिव बिलोंगिंग, कलेक्टिव आइडेंटिटी दिलाना। अमंग पीपल डिक्लेयर करते हैं लिबरेट यूरोप फ्रॉम द डिस्पोटिज्म, यानी आप कहते हैं कि भैया राजा का रूल जो है बेकार है, राजा का रूल पसंद नहीं आया हमें, अब हमें चाहिए लिबरल। लिबरल का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। इसीलिए इन्होंने क्या बनाया था, जैकोबिन क्लब। और इस समय मिडिल क्लास भी आए, तो मिडिल क्लास का राइज होना भी शुरू हो गया था, जो कि काफी अमीर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, मर्चेंट्स थे। इन्होंने काफी साथ दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि हाँ देखो, इसके बाद देखेंगे कि इट ऑल्सो पावर्ड रेवोल्यूशन इन ऑल द यूरोप। और यही जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो पूरे यूरोप में फैल गया। आई होप समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग उसका, देखो। अब यहां देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में हम देखेंगे कि कैसे जो है नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, जो आइडियाज हैं वो कैसे आइडियाज आए, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट थे आइडियाज फ्रांस के अंदर। क्योंकि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि माइक कभी भी बंद हो सकता है, आवाज कभी भी जा सकती है, इसलिए बाबा मेरे को चेक करना पड़ता है इसमें भी, है ना। तो यहाँ देखेंगे द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो ये फ्लैग जो है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, ये फ्लैग इंडिया का नहीं है, कहीं बोलो सर जी आई लव माई कंट्री, ये इंडिया का देश है, नहीं, ये अदर कंट्रीज का फ्लैग है, देखो।
तो यहाँ देखते हैं द आइडिया ऑफ द लैब पैट्री मतलब होता है फादरलैंड, इसको आप होमलैंड भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक है आपका, क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, फादरलैंड मतलब फ्रांस के लोग अपने फादरलैंड को बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में लैब पैट्री, लैब पैट्री। सेकंड है क्या, ली सिटियोन, मतलब ली सिटियोन में आप देखोगे द सिटीजन वर एम्फेसाइज किस चीज पे, इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि क्या हुआ, इस समय नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया फ्रांस के अंदर, सिटीजन जो है इस समय इक्वल राइट्स का एंजॉय कर रहे थे। इस समय 3 कलर को मतलब जो फ्लैग है उनका उसको इंट्रोड्यूस किया, और जो राजा का फ्लैग चल रहा था उसको हटा दिया। इस समय राइमिंग नेशनलिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ। इस समय जो नेशनल एंथम है वो इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर जो जितने भी जो शहीद हैं मतलब जितने भी मार्टियर्स लोग हैं फ्रांस के अंदर, उनको याद करने के लिए एक नया नेशनल एंथम बनाया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम किया गया, वेट एंड मेजरमेंट को एडॉप्ट किया गया, और यहाँ देखोगे आप सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज फॉर्मलाइज्ड, यानी एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉर्मलाइज किया गया ताकि यहाँ पर एक ही प्रकार का रूल जो है वो चल सके, ठीक है। और ये आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, उसके लिए मुझे ऊपर करना पड़ेगा इसे। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। इस समय क्या हुआ, फ्रांस जो है एक नेशनल लैंग्वेज बन गया, और जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स हैं उनको डिस्करेज किया गया। इमेजनरी फीमेल फिगर बनाया गया, जो कि कौन सी थी, जर्मेनिया और मैरियाना, बुक में भी है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एग्जाम में पूछता है, ये इंडिकेट करता है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान देना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो, ठीक है। देखो हम स्टार्ट करते हैं नेपोलियन कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में 4 नंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देके जाएगा, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। देखो ये है हमारे नेपोलियन भाई साहब, देखो कि बिल्कुल लग रहे हैं डॉन, घोड़े से आ रहे हैं, है ना, दर्राती रफ्तारे हैं, आगे तो मंजिल है, पीछे नेपोलियन है, ठीक है। तो यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं। अब ये एक सिस्टम चेंज करते हैं, सिस्टम वो नहीं एल्विस भाई, नहीं, सिस्टम चेंज करते हैं। ये एक सिविल कोड लेके आते हैं, ठीक है, नेपोलियन सिविल कोड नाम दिया है इनका। ये कहते हैं कि जो बर्थ के बिहाफ पर जो लोगों को बेनिफिट मिल रहा है वो ना मिले, यानी प्रिविलेजेस सिस्टम को एंड कर दिया। उसके बाद इक्वलिटी लेके आए कि कानून के आगे क्या होगा, हर कोई इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, और फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया। फ्यूडल सिस्टम क्या है, क्लास 9 पढ़ा होगा, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, ये दोनों क्या करते थे, ये दोनों जो है थर्ड स्टेट से टैक्सेस वगैरह लिया करते थे, ठीक है। इस सिस्टम को हम बोल रहे हैं फ्यूडल सिस्टम। इसको एंड कर दिया। इस समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उसको काफी सिंपल किया गया ताकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रूल है सही ढंग से चल पाए। यहाँ पर जो लाइक किसान है, पीसेंट्स हैं, उनको फ्रीडम दी गई। और सेफडम, सेफडम का मतलब क्या होता है पता है आपको, सेफडम का मतलब होता है, अरे आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है फोर्सफुली वर्क ऑन द लैंड ऑफ लैंडलॉर्ड, ठीक है। यानी सेफडम का मतलब होता है कि ऐसे किसान जिनको जो है जबरन लैंडलॉर्ड की जमीन पे काम करना पड़ रहा था, उनको बोलते हैं हम सेफडम, वो खत्म किया। उसके बाद है मैनोरियल। मैनोरियल ड्यूज का मतलब होता है कि जो भी लैंडलॉर्ड है वो इनसे लेता था पेमेंट, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो सर्विस किसान दे उनको, ठीक है, चाहे वो अपना जो भी है, जो भी उनको जमीन दिया है उसका कुछ पार्ट जो है बेनिफिट के लिए खुद भी लैंडलॉर्ड रखते थे। यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए जिसमें एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि वेट का स्टैंडर्ड और मेजरमेंट का स्टैंडर्ड सेम होगा अनदर कंट्री, अनदर फ्रांस के प्लेसेस में भी, ठीक है। अब इस समय क्या हुआ, कॉमन नेशनल करेंसी को अडॉप्ट किया गया, भैया कहा गया कि एक कॉमन करेंसी होगी, ठीक है। उसके बाद जो गिल्ड है, गिल्ड क्या होता है, गिल्ड वो नहीं मुझे गिल्ड हो रहा है, अबे वो वाला नहीं गिल्ड, ठीक है। गिल्ड का मतलब है
कि मान लो एक ऐसा प्लेस है जहां पर ट्रेडर्स आते हैं, यहाँ से सामान खरीदते हैं और अपने मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। तो वह प्लेस क्या होगा, गिल्ड्स। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन इन टाउन वाज रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी काफी अच्छा किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके एग्जाम में 4 नंबर में आएगा ही आएगा। देखो अब हम बात करते हैं, ये है आपका द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे जो नेशनलिज्म है यूरोप में आया, तो वही है टिल 18th century there was no concept of nation state in Europe। 18th century तक जो है कोई भी यूरोप के अंदर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। जो राजा रूल किया करता था वो राजा रूल कर रहा था, जिंदगी अच्छी लोगों की चल रही थी, नहीं भी चल रही थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ यूरोप के अंदर जहां पर लोगों ने डिमांड किया कि नेशनलिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है स्प्रेड नहीं होगी। तो बहुत से लोग यहाँ पर आए, जैसे कि गैरिबाल्डी आए, ठीक है, जोसेफ मैसनी आए, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया अपने देश के अंदर नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में। इस समय क्या था, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स वर डोमिनेटेड बाय एरिस्टोक्रेसी। जो राजा था, जो अमीर लोग थे, वही सोसाइटी और जो पॉलिटिक्स है उनके ऊपर उनका रूल था। टू द वेस्ट द लैंड वॉज फॉर्म बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स, वाइल इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप by vast state which were cultivated by serf। यानी वेस्ट में देखोगे जितने भी आपके किसान हैं, छोटे बड़े किसान हैं, ठीक है, वो थे। और उसके बाद ईस्टर्न के साथ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में देखोगे जितने भी सर्फडम हैं वो यहाँ पर हुआ करते थे। इस समय इमर्ज हुआ एक वर्किंग क्लास, ठीक है, जिसे आप बोलते हो मिडिल क्लास, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 19th century। इस समय क्या हुआ, जो मिडिल क्लास है वो राइज होती है, इस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट होता है और इसके कारण जो है बहुत सारे मिडिल क्लास जो है वो राइज होते हैं। मिडिल क्लास में कौन कौन लोग हैं, आपका लैंडलॉर्ड है, ठीक है, लैंडलॉर्ड नहीं है, पीछे क्या नाम उसका, बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स हैं, एडुकेटेड लोग हैं, वो सारे मिडिल क्लास का एक मेंबर है, पार्ट है वो। इस समय क्या हुआ, एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास पॉपुलराइज एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। यहाँ पर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई राजा की जो पावर है वो ठीक नहीं है, और जो यहाँ पर बाय बर्थ पावर मिल रही है ना वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थर्ड स्टेट जो जितने भी पीसेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, इनकी हेल्प करते हैं, कौन, मिडिल क्लास। और आपको याद होगा नेशनल असेंबली के बारे में, तो नेशनल असेंबली में कौन था, नेशनल असेंबली के अंदर यही जो मिडिल क्लास के मेंबर हैं, पढ़े लिखे, वो सब थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये देख रहे हो आप क्या लोग मर रहे हैं, आपके लिए इमेजेस भी है ताकि आप लोग सही से देख सको कि क्या क्या यहाँ चल रहा है। तो ये है आपका एक एम्पायर है जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है, हैम्सबर्ग एम्पायर। हैम्सबर्ग एम्पायर को आप एक नाम से और बोल सकते हो, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर, ठीक है। अब ये एम्पायर जो है बहुत बड़ा एम्पायर था। ये एम्पायर केवल अकेला एम्पायर नहीं है, इसमें बहुत सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, जर्मनी, बहुत सी कंट्रीज हैं जो इस एम्पायर के अंदर हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जितनी भी कंट्रीज इसके अंदर थी वो आज आप देख रहे हो अलग अलग कंट्रीज में काउंट हो रही हैं, ठीक है। यानी अपने आप को इन्होंने क्या किया, सेपरेट कर लिया इस एम्पायर से। तो हैम्सबर्ग एम्पायर वाज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। यहाँ पर अलग अलग रीजन थे, अलग अलग लोग थे यहाँ पे। इंक्लूड अल्पाइन रीजन जो कि यूरोप में है, अल्पाइन रीजन, टेरोल, ऑस्ट्रिया एंड द स्विट्जरलैंड एज वेल एज द बोहेमिया where the aristocracy was predominantly German speaking। तो इन जगह पर जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, स्पेलिंग गलत देखिए, स्विट्जरलैंड हो गया, बोहेमिया हो गया, ठीक है, यहाँ पर राजा का रूल था जो कि ये लोग बोलते थे क्या, जर्मन, ठीक है। बहुत से यहाँ पर जो डोमिनेट ग्रुप था वो इन कंट्रीज के ऊपर रूल किया करता था। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग, इस समय जो है इटालियन स्पीकिंग भी था जो कि लैम्बार्डी एंड वेनेतिया इन पे रूल किया करता था। हंगरी ऑफ द हाफ पॉपुलेशन, जो है हंगरी की हाफ पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज बोलती है, इंपॉर्टेंट है, मैग्यार। जबकि अदर हाफ
स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट। जो अलग अलग लोग हैं फिर वो अपनी अलग अलग रीजनल लैंग्वेज का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इन गैलेशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक, याद रखना जो गैलेशिया एक जगह है जहां पर पोलिस बोलते हैं। इनके अलावा बिसाइड दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप, और भी बहुत सारे ग्रुप थे, बाउंड्रीज थी वहां पे एम्पायर के अंदर, जो मास ऑफ पीसेंट्स पीपल बोहेमिया एंड स्लोवाकन्स द नॉर्थ, स्लोवेनियंस एंड कैरिनोला कैरोट्स टू साउथ एंड द रूमेन्स टू द ईस्ट इन द ट्रांसलेवेनिया। इनके ना आपको नाम याद नहीं करना, इतने टफ नाम है। ये सारे हेम्सवर्थ एम्पायर के पार्ट हुआ करते थे, ये याद रखना। सबके नाम आपको याद नहीं रखना, जो जो याद रखना है मैं आपको बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना। कुछ देखो यहाँ पे तो एक मैप देखते हैं। मैप में क्या है देखो, ये आपको दिख रहा है बोहेमिया। देखो ये क्या आपका बोहेमिया है, ठीक है। तो ये जहाँ आप दिख रहे हैं ये वाला, ये आपका बोहेमिया है, ये आपका चेकोस्लोवाकिया है। उसके बाद तो ये ब्लड दिख रहा है आपको, क्या ही दिखेगा फिर, ठीक है। ये आप कंट्री का नाम देख लो, स्लोवाकिया है, ईस्ट ग्लेशिया है, हंगरी एम्पायर है, ऑस्ट्रियन है, ठीक है। ये पूरा एम्पायर बोलते थे, ये आपका था क्या, हेम्सवर्थ एम्पायर, ठीक है। पूरा एम्पायर जो है आपका हेम्सवर्थ एम्पायर था। इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। देखो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई अपने दोस्तों को शेयर भी करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी जो मेहनत है तो सफल हो पाए। और जो भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट है पढ़ाने का, वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही होंगी। तो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।